नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो। जी हां, वैल्यूएशन वर्सेस रियलिटी ई टेलर्स की। भारत में ई कॉमर्स का ग्रोथ रेट तेज है, लेकिन क्या हकीकत सिर्फ यह है कि तेजी से बढ़ रही ई कॉमर्स कंपनियां मुनाफे का जितना दावा करती हैं, उतनी कमाई क्या उनकी वाकई होती है? फैशन रिटेलर जेबोंग का कहना है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और मिंत्रा जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी जीएमवी बताती हैं। ई टेलर्स वैल्यूएशन वर्सेस रियलिटी में हम आज इसी की बात करेंगे कि ये जीएमवी कितनी सही है, कितनी सस्टेनेबल है और क्या इस पर किसी की कीमत का, किसी की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इसी सेक्टर से जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ई कॉमर्स कंपनियां अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी प्रोडक्ट्स की कुल बिक्री से कमाई का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। लेकिन सच ये है कि इन आंकड़ों का ई कॉमर्स या यूं कहें कि तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स के मुनाफे पर असर कम ही दिखता है। ऑफलाइन रिटेलर्स ने तो ई कॉमर्स कंपनियों के इस पैतरे के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ई कॉमर्स कंपनी ने ही ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फैशन रिटेलर जेबोंग का कहना है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मिंत्रा जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बताती हैं। दरअसल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू और कंपनी के असल रेवेन्यू में काफी फर्क होता है, लेकिन ज्यादा ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बताने का फायदा कंपनी को मिलता है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर ई कॉमर्स कंपनियां ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू निकालती कैसे हैं? दरअसल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू किसी प्रोडक्ट के मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी पर बेस्ड होती है, जिसका डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि प्रोडक्ट का ऑर्डर कैंसिल होने या रिटर्न होने तक ये काउंट नहीं किया जाता। जैसे किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 रुपए है, लेकिन 50 रुपए के मुनाफे के साथ इसे 100 रुपए में बेचा गया, तो ये 100 रुपया ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के तौर पर काउंट होगा। ये सवाल उठते रहे हैं कि जिस तेजी से ई कॉमर्स कंपनियां बिग सेल ऑफर के साथ अपना कारोबार बढ़ा रही हैं, आने वाले वक्त में वो टिकी रह पाएंगी या नहीं। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ई कॉमर्स कंपनियों के मॉडल पर सवाल खड़े कर चुके हैं। वहीं जी बिजनेस के एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत में फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी ने इन कंपनियों के भविष्य को लेकर आशंका जताई। आपको लगता है ये जो मेगा सेल लगाई जाती है, ये जो हैवी डिस्काउंट दिए जाते हैं, क्या आपको लगता है ये रिटेलर्स को, आप जैसी कंपनियों को झटका लगता है, इसलिए आपकी परेशानी? देखिए, ये सब फॉरेन फंडेड कंपनियां हैं जी, और हम लोगों को फंडिंग वो हिसाब से अलाउड नहीं था। हम लोग गवर्नमेंट से प्ले करें कि सभी लोगों को समानता से ट्रीट किया जाए। इनको जो पैसे मिलते हैं वो लोग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में लगा देते हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब डायरेक्ट सब्सिडी टू द कंज्यूमर्स। 1 रुपए की चीज खरीदी कर जो होती है उसको 80 पैसे में बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं सब्सिडी कस्टमर को देंगे तो कस्टमर जरूर खरीदेगा। यानी ई कॉमर्स कंपनियों का वैल्यूएशन जरूरत से ज्यादा है, जबकि प्रॉफिट मार्जिन बेहद कम। जाहिर है ई कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस मॉडल सवालों के घेरे में है। 99-2000 में, मतलब 96 से 2000 के बीच का टाइम था, तो उस समय भी कुछ एक 200-400-500 इंटरनेट की कंपनियां या इंटरनेट से रिलेटेड स्टार्टअप शुरू हुए थे। उसमें भी 90% 5-7 सालों में नहीं सरवाइव किए, और जो 40-50 साल सरवाइव किए, और उसमें से 4-5 बहुत बड़े हो गए। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या ई कॉमर्स कंपनियों के सामने मौजूदा डिस्काउंट बेस्ड बिजनेस मॉडल को बदलने की जरूरत है। दरअसल ऑनलाइन कारोबार के तेजी से आगे बढ़ने को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स के बीच बहस छिड़ी हुई है। अब सवाल है कि आखिरकार ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के दम पर ऑनलाइन का कारोबार कितने दिनों तक टिक पाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों के प्रॉफिट और असल रेवेन्यू में काफी फर्क दिख रहा है। देर सवेर इसका असर कंपनी की सेहत पर पड़ेगा। दिल्ली से तानिया दुबे के साथ मुंबई से अनुराग शाह, जी मीडिया। तो आज बात इसी की हो रही है, ई टेलर्स वैल्यूएशन वर्सेस रियलिटी, और ये जीएमवी मॉडल जो है ये कितना सस्टेनेबल है और जीएमवी पर क्या किसी कंपनी की कैलकुलेशन की जा सकती है उसकी वैल्यू की, ये बड़ा सवाल है। अगर नहीं तो फिर जो आने वाले स्टार्टअप से उनको क्या मैसेज जाता है, यहां से इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको जल्दी से एक
हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं या इंडियन जो ई कॉमर्स कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन, उनकी फंडिंग कितनी है। जवाब की बात करते हैं क्योंकि यही से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। तो इनकी फंडिंग है 2.75 करोड़ डॉलर जो उन्होंने अभी तक जुटाई है और इनकी वैल्यूएशन अभी है करीब 50 करोड़ डॉलर। ये इनकी वैल्यूएशन आती है। फ्लिपकार्ट की बात करें जो सबसे बड़ी इंडियन जायंट ई कॉमर्स कंपनी है तो फंडिंग है 315 करोड़ डॉलर की अभी तक इनको जो हुई है, करीब 9 से 10 बार इनको फंडिंग हुई है और वैल्यूएशन इनकी आती है 1500 करोड़ डॉलर की इस वक्त इंडिया में। फ्लिपकार्ट की बात, अगर स्नैपडील की बात करें तो फंडिंग 50 करोड़ डॉलर की है इनको अभी तक जो इन्होंने जुटाया है और इनकी वैल्यूएशन है 480 करोड़ डॉलर की। इसके आगे बढ़ते हैं, बात अर्बन लैडर की करते हैं। फंडिंग को अभी तक 5 करोड़ डॉलर की हुई है और वैल्यूएशन इनकी 15 करोड़ डॉलर की है। लेकिन इसी वैल्यूएशन पर तो सवाल उठ रहा है, 1500 करोड़, 15 करोड़, 480 करोड़, क्या ये सही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सौरभ कोचर है, फाउंडर एंड सीईओ फूड पैंडा। मेरे साथ महेश मूर्ति हैं, फाउंडर प्रिंस स्टॉर्म, और मेरे साथ दीपक धमीजा हैं, फाउंडर एरिस्टोटल कंसल्टेंसी। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास डिबेट में। और सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास ही आऊंगा। स्टार्टअप्स की जब बात होती है तो बहुत हसीन सपने देखते हैं लोग, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं और बहुत फैसिनेटिंग बातें होती हैं। लेकिन आज जेबोंग के सीएफओ ने एक नई बहस छेड़ी है कि जीएमवी पर कैलकुलेशन सही नहीं है। आपका व्यू इस पर? देखिए, पहली चीज तो मतलब मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि लोग अज्यूम करते हैं कि एक हमने मीट्रिक उठा लिया और सारी की सारी दुनिया उसे एक मीट्रिक पे टिकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत ही क्लियर कट रूल्स हो जाते हैं कि अच्छा जी, अगर आपका जीएमवी ये है तो आपकी वैल्यूएशन ये है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चार्ट दिखाया, उसको अगर आप जीएमवी और क्या नाम है अपना वैल्यूएशन को डिवाइड करेंगे तो सबके नंबर्स ऊपर नीचे होंगे। बिल्कुल, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू और वैल्यूएशन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो नंबर्स अलग अलग, जिसको हम मल्टीपल कहते हैं। तो जो कंपनी की हेल्थ है, सेगमेंट है, टारगेट ऑडियंस है, रिलेटिव स्केल है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी एक मीट्रिक के ऊपर किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन टिकी होती है, बिकॉज अदरवाइज इट्स वो बहुत ही फंजेबल सिस्टम हो गया। सो अगर इतने लोग इस स्टार्टअप इंडस्ट्री में आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो मेथोडोलॉजी है वो काफी साइंटिफिक है। जीएमवी एक पैरामीटर है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि आपका कस्टमर बेस कितना है, रिटेंशन रेट क्या है, रिपीट ऑर्डर्स का साइज क्या है, आपका एक्चुअल ऑर्डर का साइज क्या है। हम एक चीज बात करते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स कैसी दिखती है पर ऑर्डर लेवल पे, आपके ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक वैल्यूएशन के अंदर जाती हैं, आपकी कंपनी की हेल्थ बताती हैं और आपकी कंपनी की वैल्यू बताती है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एक जीएमवी हमने उठा लिया और उसके ऊपर पूरी वैल्यूएशन टिकी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जितनी रियलिस्टिक कैलकुलेशन हो, जितनी रियलिस्टिक वैल्यूएशन हो उतना अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो आपको एडमायर करते हैं, कुछ लोग जो आपसे सीखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, उनके सामने कम से कम एक रियल मॉडल तो होना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़े। मिस्टर महेश मूर्ति, मैं आपके पास आऊंगा। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, ये जो नई बहस छिड़ी है कि स्टार्टअप्स या जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं या जो भी इस ई कॉमर्स सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है, लेकिन और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से इनमें से अधिकतर कंपनियां लॉस में काम कर रही हैं, चाहे उनका डिस्काउंट मॉडल हो, चाहे उनका ज्यादा स्पेंड करने का मॉडल हो। तो इसको कैसे हम इस बात को देखें कि जीएमवी या वैल्यूएशन या स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो पैमाना है, उनकी कीमत आंकने का जो पैमाना है, ये सही है या गलत है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरे से पहले मेहमान बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया था कि वैल्यूएशन बहुत ही साइंटिफिक चीज होती है, मैं एकदम अगेंस्ट हूं ऐसे नोशन से। वैल्यूएशन में कोई साइंस नहीं रहती है। मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे खुद ये पता है कि वैल्यूएशन बस दिन पे दिन बदलता है, आपके मूड पे बदलता है। आप और मैं दोनों एक चीज को देख सकते हैं। आप कहेंगे इसका वैल्यू 1 रुपए, मैं कहूंगा इसका वैल्यू 1 करोड़ रुपए। तो इसमें कोई साइंस की कोई है नहीं। देयर इज नथिंग साइंटिफिक अबाउट वैल्यूएशन। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये जो गेम है, ये एक्चुअली एंड यूजर वैल्यूएशन या रिटेल या आईपीओ वैल्यूएशन की बात नहीं है। ये टोपी वाली गेम है। जो इन्वेस्टर आते हैं वो एक दाम पे आते हैं और ये सोचते हैं कि अगले इन्वेस्टर को इससे बड़े दाम पे बेचेंगे। तो उनका बस यही चीज है कि एक ही नाता है कि इसका वैल्यू आर्टिफिशियली कितना बढ़ाया जाए।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का इंटेंशन ये होता है कि जरा बढ़ा चढ़ाकर अपनी वैल्यू दिखाओ। आज आपने 2 करोड़ में कंपनी शुरू की, 2 साल बाद उसको 25 से 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ बनाओ और उसको बेच के निकल जाओ जीएमवी के मॉडल पर। देखिए, एक्चुअली मैं ये कहूंगा इन्वेस्टर मैं आ रहा हूं आपके पास, करोड़ की वैल्यूएशन की जरूरत रहती है। हाँ महेश बताइए, आपकी बात सुन नहीं पाए, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? हाँ तो नहीं 25 आजकल 25-50 करोड़ से कौन खुश रहता है? सबको 200-500 करोड़ की वैल्यूएशन की जरूरत रहती है 2 साल में। ठीक है, दीपक धमेजा आपसे एक छोटा सा कमेंट इसी सवाल पर, फिर हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि स्टार्टअप्स की क्या इस वक्त हालत है इंडिया में, और फिर इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। गौरव, मैं एक कदम पीछे लेकर एक बात कहना चाहूंगा कि एक्चुअली वैल्यूएशन की सिग्निफिकेंस क्या है। चाहे आप पैरामीटर लें जीएमवी का या फिर कोई और पैरामीटर लें, रेवेन्यू का लें, पॉइंट यह है कि वैल्यूएशन जो है उनकी उसका असली मतलब क्या होता है। असलियत में जितने भी वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कल को एग्जिट करना है। अभी तक आप जो भी वैल्यूएशन बता रहे हैं वो मार्केट वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसे इंसान ने या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन है जो उसे लगता है कि होनी चाहिए कंपनी की। अगर कल को कोई आईपीओ आता है, जो कि इस स्थिति में क्योंकि लॉस मेकिंग है मुमकिन नहीं है, या कोई ऐसी मार्केट में प्राइसिंग होती है, तब आप कह सकते हैं कि ये वैल्यूएशन मार्केट प्राइस के मुताबिक है। मार्केट कैपिटल ये है, लेकिन अभी जो वैल्यू है उसका क्या बेस है यही समझ में नहीं आ रहा, और इसी पर तो एक नई बहस छिड़ी है। ठीक है, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन जीएमवी कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा यूज हो रहा है या उसी के लिए यूज ही हो रहा है। भारत में स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन सच यह भी है कि कई स्टार्टअप्स बंद भी हुए हैं और कुछ हैं जो बंद होने की कगार पर भी हैं। तो यह समय है कि इस बिजनेस मॉडल में कुछ बदलाव किया जाए। स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन सवाल है कि कितने % स्टार्टअप सरवाइव कर पा रहे हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के कैंपेन से उम्मीद दिखती है। कई सारे रेगुलेशन हैं जिनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री जी इसमें काफी इस बारे में निश्चित हैं, और उनका काफी स्ट्रांग इस बारे में इंटेंशन है कि ये चीजें इनको साफ किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। We're doing well in startups. You look at what is called as unicorns. Unicorns are privately held companies which have $1 billion market valuation, and there are 122 in the world, and 7 of them are based out of India, which means the startup system has built, and especially these 7 were built largely in the last 24 months, 2 years of existence. So therefore, there is a startup momentum, and ease of doing this will definitely make sure that more amount of startups will come into existence. आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में करीब 4400 स्टार्टअप हैं। इस साल अब तक भारत में 1200 से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हो चुके हैं। इनमें 600 से ज्यादा ई कॉमर्स, कंज्यूमर सेवा और एग्रीगेटर सेगमेंट में हैं। ये स्टार्टअप्स करीब 85,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्टार्टअप्स की फंडिंग में भी बढ़त हो रही है। नैस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में भारत में स्टार्टअप्स की फंडिंग $2.2 अरब के स्तर पर रही थी। एक साल पहले की तुलना में 2015 में कुल फंडिंग में 125% की ग्रोथ दर्ज की गई। 2015 में फंडिंग हासिल करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या दुगुनी होकर 400 हो गई। None of the people I know who have built big companies thought that their companies were going to be as big as they actually ended up being, which I think is just a testament to if you kind of care about something and keep going, it can end up just being a lot bigger than you think it's going to in the beginning. But I would definitely, if you're thinking about starting something, focus on what you want to do in the world and the impact and what you want to change, not the decision to start a company. जाहिर है देश में स्टार्टअप्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि स्टार्टअप्स का ग्रोथ जैसा दिखता है, मार्केट में उस दम पर ये टिके रह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हर रोज स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, तो इसके साथ ही कई बंद भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सौरभ, आपके पास ही आते हैं इस रिपोर्ट के बाद, और अगर मार्क जकरबर्ग की बात से ही बात शुरू करते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि आपको ये देखना चाहिए कि स्टार्टअप्स जो है उस पर आपका कितना इंटरेस्ट है, कितना फोकस है, और आप कितना उससे क्या चेंज लाना चाहते हैं, ना कि आप उसकी वैल्यूएशन के लिए, जीएमवी के लिए जाएं। तो आपको लगता है कि देश में जितनी स्टार्टअप्स इस समय चल रही हैं उन सबका यही उद्देश्य है? देखिए, एक्चुअली नंबर 1 आई कंप्लीटली अग्री कि आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप उसको वैल्यूएशन के लिए, बेचने के लिए कभी नहीं करते। एंड जो मैं पहले कह रहा था कि दैट्स अ डिफरेंस एक एंटरप्रेन्योर की सोच के अंदर और एक इन्वेस्टर की सोच के अंदर। एंटरप्रेन्योर को बिजनेस बढ़ाना है सो इफ यू स्टार्ट कि एम जो है वो ये है कि मुझे आई हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस, कि
देयर इज सर्टन कोर प्रॉब्लम जिसके साथ मैंने एक आइडिया शुरू किया है। मेरा काम यह है कि उस कोर प्रॉब्लम को एट स्केल में सॉल्व कर पाऊं। अगर हम फूड पांडा की बात करें, हम ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग जो पूरा फूड ऑर्डरिंग स्पेस है उसको ऑनलाइन लाके उसको इजी कन्वीनियंट कैसे बनाया जाए, हम वो सॉल्व करना चाहते हैं। जब तक आपका जो एम है, आपकी नजरें उसके ऊपर है। उस ईज करने में आप डिस्काउंट दे रहे हैं, उस ईज करने में आप उस डिस्काउंट को के बाद जो रेवेन्यू ना आ रहा है उसको ना कैलकुलेट करके आप एमआरपी पे या पूरे ऑर्डर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहां आपकी वैल्यूएशन ऊपर जा रही है। और यही कहना है कि खटकता है लोगों को। नंबर वन, डिस्काउंटिंग इज अ मार्केटिंग टूल। कौन सी कंपनी है जिसने डिस्काउंटिंग एज अ मार्केटिंग टूल नहीं यूज किया? आप ऑफलाइन रिटेल की बात करते हैं, साल में 4 बार सीजन सेल लगती है, ठीक है, 4 बार कम से कम सीजन सेल लगती है, क्या वो डिस्काउंटिंग नहीं है? जी। बात सेकेंडरी है कि अगर आपको, जैसे महेश जी ने बोला कि अगर आपको एक वैल्यू पे रीच करना है, बिकॉज अगर जो अगले पैसे आ रहे हैं जो आपको बिजनेस में डालने हैं वो आप किस वैल्यू पे लेके आएंगे, वो एक नेसेसिटी है। अगेन इट इज, आई वुड प्रोबेबली गिव इन अ बिट एंड से कि इट्स अ मिक्स ऑफ साइंस एंड आर्ट। ठीक है 1 और 1 करोड़ को शायद कभी भी इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक है कि 1.5 है, हाँ ये फंजिबिलिटी है, एक है कि 2 है, ये फंजिबिलिटी है। लेकिन मिस्टर मूर्ति इज स्माइलिंग, वो कुछ कहना चाहते हैं। मिस्टर मूर्ति, मैं आपके इस स्माइल का राज आपसे पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, तुरंत लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। तो हम बात कर रहे हैं आज वैल्यूएशन वर्सेस रियलिटी की। आपको जल्दी से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने आइडियाज की वजह से कई स्टार्टअप्स ने शुरुआती फंडिंग तो हासिल कर ली, लेकिन अब उन्हें अपना कामकाज चलाए रख पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सेकंड राउंड की फंडिंग अब नहीं मिल पा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। स्टार्टअप्स की कामयाबी की कहानियों की चर्चा तो जमकर होती है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जिनके कदम कुछ समय बाद लड़खड़ाने लगते हैं। हाल के महीनों में कई ऐसे स्टार्टअप्स के नाम आए हैं जो शुरुआती कामयाबी के बाद अब खुद को मुश्किलों में घिरा पा रहे हैं। मुंबई में तेजी से मुकाम बनाने वाला लोकलबनिया.com बड़ा नाम है, जिसे फंडिंग न मिलने से बिजनेस सस्पेंड करना पड़ा है। कई और कंपनियां हैं जिन्हें दूसरे दौर की फंडिंग न मिलने से दिक्कत हो रही है। टाइनी आउल को इसी साल अगस्त में 100 कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। विस्तार योजना को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। जोमैटो भी बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर 250 से 300 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने पर विचार कर रही है। स्पूनजॉय और दाजो जैसे स्टार्टअप्स को शुरुआती स्टेज में ही बिक जाना पड़ा। 6 कंपनी सेम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लड़ रही है। सो इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न दिखाना होता है, इन्वेस्टर्स को भी दिखाना होता है कि कस्टमर्स आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे रादर देन किसी और के प्लेटफॉर्म पे। सो वो काफी चैलेंज रहता है, काफी प्रेशर रहता है उसको दिखाने में, बिकॉज एज अ टेबल रिजर्वेशन कंपनी और कस्टमर वंस अ वीक बाहर जाएगा या ट्वाइस अ वीक बाहर जाएगा। नाउ पहले अब 6 कंपनीज हो गई हैं, सो ऑल ऑफ सडन उसके ऑप्शन ज्यादा हो गए हैं कहीं और से बुक करने के लिए। बिजनेस मॉडल में खामियां और कई बार आइडिया नया होने से स्टार्टअप्स मात खा जाते हैं। खासकर ऐसे सेक्टर में ज्यादा मुश्किल होती है जहां पहले से एक जैसे आइडियाज वाली ज्यादा कंपनियां काम कर रही हों। अक्सर कंपटीशन होने की वजह से खर्च ज्यादा होता है और कमाई की उम्मीद कम हो जाती है। अगर बिजनेस में इनोवेशन न हो तो भी कंपनियों के लिए अस्तित्व बचा पाना मुश्किल हो जाता है। देश में स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या और कंपटीशन को देखते हुए निवेशकों को भी अब चिंता हो रही है। ऐसे में अगर बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत न लगे तो निवेशक और रकम दांव पर नहीं लगाना चाहते। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। महेश, कहीं ना कहीं जीएमवी वाला जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के बाद आकर यही टिकता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पर है और कुछ ऑलरेडी सस्पेंड अपना बिजनेस कर चुके हैं। तो फिर आगे कैसे ये चलेगा? जी, तो ये तो नहीं चलेगा। ये तो पहले से सबको मालूम था कि ये जो टोपी वाला जो गेम है कि आप किसी चीज को 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे फंड करेंगे और किसी और को 50 करोड़ पे आप टोपी डालेंगे, एक बार तो कहीं ना कहीं तो खत्म होगा, क्योंकि एंड में जो आदमी टोपी लेने वाला वो कहेगा कि भैया मैं नहीं लूंगा, तो क्या हो जाएगा पूरा, मतलब ये पूरा जो है ना गिर जाता है ये मॉडल। तो ये जो वैल्यूएशन या टोपी वाला जो मॉडल है ये तो कहीं नहीं चलेगा, न यूएस में चला, न चाइना में चला और इंडिया में भी नहीं चलेगा। ये तो सबको पता है। 2 साल से बस
होप पे चला कि कोई और मिल जाएगा गधा जिसके सर पे टोपी पहना दे। दूसरी बात, ये जीएमवी पे सीधी सी आप ये गौर करें तो देख लेंगे आप, अभी आपने सुना होगा किसी ने ये 3 दिनों के सेल में 2000 या 5000 करोड़ की जीएमवी कमाई। उसका ये मतलब है कि मतलब शायद रेवेन्यू 3000 करोड़ के होंगे या 2000 करोड़ के होंगे, और 2000 करोड़ में 60% बनाया होगा, मतलब 140 करोड़ बनाया होगा। 3 दिन में 140 करोड़ बनाया होगा, मतलब दिन के 45 करोड़ बनाए। पर समझ लीजिए कि 45 करोड़ पे आप दिन में आप 20-25 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये पूरा लॉस मेकिंग एक्टिविटी, ये डिस्काउंटिंग एक्टिविटी, ये मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है जी, ये वैल्यूएशन टोपी डालने वाला एक्टिविटी है कि किसी को भैया ये हम बेच दें, क्योंकि हर एक इंक्रीमेंटल सेल में लॉस बढ़ते जाता है, इसमें कोई एंड नहीं है। ये मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है, मार्केटिंग दिन तो आएगा जब सबको सच्चाई पता चलेगी। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा दीपक। फिर हम क्या करें यहाँ पर, जीएमवी मॉडल ना देखें, हम यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूएशन देखें। हमें ई कॉमर्स में इतना कंपटीशन है, कम्पीट भी करना है, तो लोगों को डिस्काउंट भी देना है, लोगों को बहुत अट्रैक्टिव वहां पर वैल्यू भी रखनी है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे स्टार्टअप्स, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या मॉडल अपनाना चाहिए? नहीं, देखिए, मेरा जो इसके बारे में ओपिनियन है वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में। क्यों, वैल्यूएशन से फर्क क्या पड़ता है एक कंज्यूमर को? देखिए, कंज्यूमर की अगर बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए वैल्यूएशन से। वैल्यूएशन एक गेम है जो कि एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के बीच का रिश्ता है। हाँ। चाहे वो जीएमवी पे करे या किसी और मॉडल पे करे, दैट इज बिटवीन इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर। अगर आप देखें, बड़ी बड़ी कंपनियों की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, बट उससे कंज्यूमर को जो सर्विस मिल रही है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कंज्यूमर हैज टू लुक एट व्हाट आर दे गेटिंग इन रिटर्न, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ स्टार्टअप और एनी कंपनी इज प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विस टू अ कंज्यूमर, it doesn't matter how much valuation they are deriving from the investor. But it does value to investor. It does value to the investor. I mean, definitely. और इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी का जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स है, that's a debate which we have to see. मैं बताता हूँ फर्क कहाँ पड़ता है। हाँ, जल्दी मैच ही टाइम नहीं है, 10 सेकंड। एक चीज बता रहा हूं मैं। हाँ, फर्क यहां पड़ता है कि अगर आप एक कंपनी को बहुत जारी तरह से वैल्यू कर दे, नेक्स्ट राउंड न मिले, कंपनी बंद हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा लोकल बनिया या टाइनी आउल के बारे में, ये क्या हो जाता है, कस्टमर को हानि पड़ती है क्योंकि ऑर्डर पैसा फंस जाता है, ऑर्डर नहीं होते हैं और ये सर्विस खराब हो जाती है। तो द फॉल आउट ऑफ बैड वैल्यूएशन इज द एंड ऑफ द बिजनेस विच इज कंज्यूमर अनफ्रेंडली। अंदर चेन भी टूटती है वहां पर, और कहीं ना कहीं जो दूसरी स्टार्टअप्स आती हैं उनके लिए कस्टमर का भरोसा हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय खत्म हो चुका है। सौरभ आपका बहुत शुक्रिया, महेश आपका शुक्रिया, दीपक वेरी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ई टेलर्स वैल्यूएशन वर्सेस रियलिटी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बबल है तो बबल कभी ना कभी फूटेगा और फिर आपको रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप पहले से ही अपनी पोजीशन को साउंड करिए, आप एक्चुअल रेवेन्यू एक्चुअल वैल्यूएशन रखिए सामने, ताकि आज कस्टमर 2 आएंगे, लेकिन जब वो उनको कुछ नहीं होगा तो हो सकता है 20 आए, 200 आए, 2000 आए, सार कहीं ना कहीं नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जी बिजनेस पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।